Hello students, this is video number 18 of Center of Mass and last video on collisions. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटी पोर्शन इस वीडियो का होगा जिसके अंदर हम ओब्लीक कोलिजन के ऊपर डिटेल बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है, ओब्लीक कोलिजन का नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ये बॉल ए यहाँ से हमने रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद ये यहाँ टकराएगा, ठीक है, यहाँ टकराएगा बी के साथ और ऑब्वियसली बी ऊपर की तरफ जाएगा। बी ऊपर की तरफ जाएगा तो बी कहीं यहाँ पे पहुँचेगा, मान लो यहाँ तक पहुँचा तो उसने कितनी हाइट गेन की, ये हमने फाइंड करना है कि ये एच कितना होगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। जो हमारा ये क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको वेलोसिटीज़ गिवन नहीं है, तो इसलिए आपको पहले ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि कितनी जस्ट बिफोर कोलिजन ए की क्या वेलोसिटी है। बी की वेलोसिटी तो ऑब्वियसली ज़ीरो है, लेकिन ए की वेलोसिटी कितनी है जस्ट बिफोर कोलिजन वो मुझे मालूम होनी चाहिए। उधर से फिर तभी हम फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो वेलोसिटी निकालने के लिए आई मस्ट नो कि जो ए है वो कितनी हाइट से गिर रहा है। आप समझो प्लीज़ इसको। यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, mgh, ठीक है, mgh। तो इसके अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हाफ mv² में। हाफ mv² में यहाँ से आपका mm कैंसिल होना है, तभी मुझे मास दिया नहीं हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। h मुझे मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा v किसके बराबर आ गया, √2gh। √2gh, यहाँ से v की वैल्यू आ गई जो मैंने कैलकुलेट करके निकाली, 2 × 20 × 10। 2 × 20 × 10 का अंडर रूट, ये मेरी v की वैल्यू आ गई। जो यहाँ पे अपॉन हिटिंग, यहाँ पे जो ये जब a यहाँ पहुँचेगा, जब a यहाँ पे पहुँचेगा जस्ट इसके टच करने वाला होगा, तो तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने जस्ट बिफोर कोलिजन हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। इट कम्स आउट टू बी 420 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जो a है वो b को हिट करेगा। अब जस्ट आफ्टर हिटिंग इसकी क्या वेलोसिटी होगी b की, वो मुझे कैलकुलेट करनी है कि b की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग कितनी हो जाएगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। e की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है। आप सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूले जो आपको लास्ट टाइम मैंने डिराइव करवाए थे वो वाले फार्मूला यूज़ करके भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने कैसे करना है वो आपकी कंप्लीट मर्ज़ी है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जो इसकी मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का मास m है, मैंने गिवन नहीं था लेकिन मैं बता देता हूँ कि दोनों का मास m है, ठीक है। मास m दोनों का बराबर है, ठीक है। तो आपको जब इसमें जब ये इसको हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल मोमेंटम क्या बना। इनिशियल फार्मूला लगाने से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं मोमेंटम कंजर्व करके और ई की वैल्यू को दोनों को यूज़ करके क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डायरेक्ट v1 v2 निकालना चाहते हो वो भी आपकी निकल जाएगा कि v1 कितना आएगा और v2 कितना आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, यहाँ पे जब a है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, a की वेलोसिटी उस समय है 20। अभी आपने कैलकुलेट किया 20 × m, ठीक है, 20 × m प्लस 0 × m, ठीक है, 20 × m प्लस 0 × m इज़ इक्वल टू क्योंकि a इधर इधर जा रहा है, m जो है वो ज़ीरो पे है। अब जो फाइनल मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, mv प्लस mv1 प्लस mv2, ठीक है। ये आ गया आपका इसका सिंपल। इस समय क्या क्या इक्वेशन बन गई आपकी, v1 + v2 = 20। ये इक्वेशन बन गई आपकी v1 + v2 = 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। और एक इक्वेशन आपके पास और है, वो कहाँ से आएगी, जो e है वो 1/2 गिवन था, तो e 1/2 गिवन होने की वजह से हमने लिख दिया e 1/2 = v2 - v1, जो मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। v2 - v1 = u1 - u2। तो u1 कितना है 20, u1 कितना है 20 और u2 कितना है 0। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन गई 40। तो क्या बना, -v1 दिख रहा है मुझे, नहीं 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 नहीं, -2v1 + 2v2 = 20। यहाँ से मैंने लिख दिया -v1 + v2 = 10, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई।
ठीक है, अब मेरी तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, जहाँ से मुझे नज़र आ गया V2 इक्वल टू 15, V2 इक्वल टू 15 ऐड किया मैंने दोनों को, V1 कैंसिल हो गया और 2V2 इक्वल टू 30 आ गया और अल्टीमेटली V2 इक्वल टू कितना आ गया 15। तो जैसे ही मैंने V2 इक्वल टू 15 निकाल लिया, मुझे V1 की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को निकालना भी है तो वो निकाल भी सकता है। तो V1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो 25 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर आप देख सकते हो 25 मीटर पर सेकेंड ए की वैल्यू जो आएगी, जो V1 की वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। 25 आएगी या गलत किया मैंने, 25 आएगी या गलत किया मैंने, एक मिनट, 15 5 आएगी, 25 नहीं 5 आएगी। किसकी, V1 की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड उसकी वैल्यू और 10 और 15 मीटर पर सेकंड आ गई V2 की वैल्यू। मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, सिर्फ V2 में। V2 मतलब कि V की वेलोसिटी, B की वेलोसिटी। अगर मुझे ये वेलोसिटी पता चल गई तो इस समय इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ठीक है, और अल्टीमेटली जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो डैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली g की वैल्यू भी आपको मालूम है, तो मैंने ये कैलकुलेट करके निकाल लिया 15² इक्वल टू 2gh। 15² इक्वल टू 2gh यानी कि h इज़ इक्वल टू 15² अपॉन 20, 15² अपॉन 20, h इज़ इक्वल टू 15² अपॉन 20, h इज़ इक्वल टू, आप इधर लिख दो पहले आराम से, 15² अपॉन 20 आ गया ना जैसे ही, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ h इज़ इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 20, 225 डिवाइडेड बाई 20, इट कम्स आउट टू बी 11.25 मीटर। 11.25 मीटर हमने हाइट की वैल्यू निकाल ली। इतनी हाइट गेन करेगा आपका जो बी ब्लॉक है आफ्टर गेटिंग हिट बाय अ ब्लॉक ए विद अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 अगर रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट नहीं होता तो ये पूरा का पूरा ऊपर जाता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होती ही नहीं और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, 20 का 20 ऊपर जाता, लेकिन अभी यहाँ पे हमने रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट जो है वो 1 लिया है, इसलिए 1/2 लिया, उसकी वजह से ये काम हाइट गई। तो हमने कैसे क्वेश्चंस करने हैं, देखो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई खास इतना मुश्किल नहीं था। अब हम ओब्लीक कोलिजन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये ओब्लीक कोलिजन का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें क्लियर कट कि दो ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक रेस्ट पे है और दूसरा ब्लॉक विद द वेलोसिटी ऑफ v0 इन द गिवन डायरेक्शन इज मूविंग आफ्टर बीइंग हिट। हमें बताना है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी। एक रेस्ट पे है और दूसरा v0 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। फाइन, दिस इज़ अ केस ऑफ ओब्लीक कोलिजन, क्लियर कट मुझे नज़र आ रहा है। आपको एक और चीज़ नज़र आनी चाहिए यहाँ पे कि एक चीज़ और नज़र आनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो दो बॉल्स हैं ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा है। ओब्लीक कोलिजन का ये केस है। कैसे केस है उसको हमने समझना है। ओब्लीक कोलिजन के केस में आपने पहली चीज़ ये लिख के रखनी है, व्हेन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट या कोलिजन आर नॉट सेम, आर डिफरेंट, देन इट इज़ कॉल्ड ओब्लीक कोलिजन। और उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, बड़े आराम से आपने देखना है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, हेड ऑन जैसा ही है, कोई खास डिफरेंट नहीं है, वही फार्मूले लगने हैं, सब कुछ वही लगने हैं, लेकिन वेलोसिटीज़ आपने किसकी डायरेक्शन में लेनी है, आपने अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेनी है, दैट्स इट। तो जो वेलोसिटी की चेंजेस होती हैं वो सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती हैं, ये पहले भी हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपको दोनों बॉडीज़ मूव करती हुई नज़र आएंगी, इसलिए कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगी, वो हमने देखनी है। ये देखो आते आते बॉल, वो जो ग्रीन कलर की बॉल थी वो इसके साथ हिट करी। हिट करने से पहले की फिगर है ये, क्योंकि अभी भी वो रेस्ट में है और वो उसकी वेलोसिटी अभी मैंने चेंज नहीं की है, इसलिए जस्ट बिफोर कोलिजन ये हालत है, जस्ट बिफोर कोलिजन, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो आपकी जो ब्लॉक पहले बॉल थी वो यहाँ थी, देखो ये यहाँ थी, अब आहिस्ता चल के वो कहाँ पहुँची, वो यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब आहिस्ता आगे बढ़ी, देखो, और यहाँ पे आके उसको हिट किया, यहाँ पे आके हिट किया, और उसकी वेलोसिटीज़ जो थी वो अभी हमने किस तरह से लिखनी है उसको ज़रा समझना है। मैंने बनाया था यहाँ पे आपका कि ये इसकी v0 वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन, लेकिन ये सब एनालिसिस करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। लाइन ऑफ मोशन तो दिखाई दे रही है सामने, तो लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन ही लाइन ऑफ मोशन है, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको मालूम है ये कहाँ पे आएगा, उसको देखते हैं अच्छे से। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसको देखो ज़रा ध्यान से। ये यहाँ से यहाँ पे इन दोनों का नॉर्मल लगेगा यहाँ पे,
ठीक है। और जब यहाँ से हम नॉर्मल पास करेंगे तो सेंटर से ज़रूर पास करेगा, ठीक है। तो सेंटर से ज़रूर पास करेगा। ये देखो, देख, ये आ गई आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पता लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे थी आपकी वी नॉट, अगर आपको याद हो तो। ये सब बिफोर कोलिजन चल रहा है अभी, ठीक है। वी नॉट चल रहा है ये वाला, ठीक है। आप में समझ आ गई बात, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो, मैं एक एक ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये इस एंगल की ज़रूरत पड़नी है, इस एंगल की ज़रूरत पड़नी है। इसलिए इस एंगल को निकालने के लिए मैंने क्या किया, आई जस्ट कंप्लीटेड वन ट्राइंगल। आप देखो कौन सी ट्राइंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ एक ट्राइंगल कंप्लीट करूँगा मैं, ये यहाँ, ठीक है। ये ट्राइंगल मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा। देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दो तो ये येलो कलर की मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये जिसके ऊपर मैं अभी ये हाइपोटेन्यूज आ गया जो 2r के बराबर है, ध्यान दो। और ये r के बराबर है, ये r है, ये 2r है, अगर आप देख सको तो, ठीक है। ये 2r है। हैंस अगर आप साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइप, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको ये एंगल 30 डिग्री मिलेगा। दिस एंगल्स कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। ये अब आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये एंगल मुझे ज़रूरत थी। मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेलोसिटी और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में कितना एंगल है वो मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाने हैं। वन इज़ अलोंग दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मैंने गलत लिख दिया, इसको लाइन ऑफ मोशन नहीं, हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना था। ये देखो 30 डिग्री पता चल गया, ठीक है। 30 डिग्री आपका एंगल पता चल गया आपको। मैंने अभी बताया ट्राइंगल से कैसे पता लगाना है। और मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना था, उसको लाइन ऑफ मोशन गलती से लिख दिया था। आप चेंज करके LOI कर दो उसको, लाइन ऑफ मोशन नहीं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये। नॉर्मल की डायरेक्शन में जो होती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ मोशन कोई पूछे तो लाइन ऑफ मोशन ये है, ठीक है। चाहिए नहीं हमें अभी, तो इसलिए ये। अब मैं क्या करूँगा, अब आप ध्यान देना ज़रा प्लीज़ जो मैं करने वाला हूँ। मैं अपना फोकस पूरा इधर रख दूंगा। बिफोर, अभी सब बिफोर क्या चल रहा है, ध्यान दो प्लीज़। एक एक चीज़ मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से आपने एक एक बात को अपने पास बिठा के रख लो दिमाग में। तो ये मैं बना रहा हूँ दोबारा से, क्या, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना एक चीज़ पे, क्या, ये हो गया आपका, यहाँ ऐसे मैंने बनाया, ये रेस्ट पे है बंदा, दूसरा वाला, ठीक है। ये आ गया आपका V0 cos 30 डिग्री, V0 cos 30 डिग्री √3/2, फाइन। और एक कंपोनेंट देखो, अब मैं यहाँ बना के दूँ तो ऐसा बनाएगा, ठीक है। एक ये कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। बड़े आराम से काम करना है इसमें, आराम से। पता क्यों करना होता है, जब सीखो तब आराम से काम करो, जल्दबाजी में नहीं करो। तब ये नहीं सोचो कि सर तो तब कितना टाइम लग जाएगा पेपर जब देंगे तो। ओ भाई, उस समय तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें जब आराम से बनाई होंगी, वो बैठी होंगी, तब तुम्हें इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैं अभी कर रहा हूँ। तब तुम्हें कॉपी पे इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तुम्हें दिखाई देगा अच्छा ये होता है। लेकिन अभी आराम से करना है। लर्निंग इज़ ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, एक बात याद रखनी है, लर्निंग इज़ ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस। जल्दबाजी में जो सीखेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो बाकी मर्जी आपकी। ये आ गया आपका V0/2, ये आ गया √3/2, ये समझ आ गई बात। ये बिफोर कोलिजन, इसके साथ मैं लिख के भी रखूँगा साथ में, बिफोर कोलिजन। मुझे क्या करना है उन बॉलों को, मुझे तो वेलोसिटी से मतलब है। मैंने उसको एक पॉइंट मास मान लिया यहाँ पे। बिफोर कोलिजन की कहानी है ये, बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन बनाऊँगा मैं। बिफोर कोलिजन ये है, अब आफ्टर कोलिजन बनाते हैं। आफ्टर कोलिजन फिर से बनाओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाया, फिर हमने दो वही अपनी बॉल्स बनाई, ठीक है। अब जो चेंज आएगी ना वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले में आएगी। जो परपेंडिकुलर है उसमें तो चेंज आनी ही नहीं, जो परपेंडिकुलर है उसमें तो कोई चेंज आनी ही नहीं। तो इसलिए ये वाला तो आपका V0/2 ही रहेगा, ये हमें पक्का पता है। ये हमें पक्का पता है कि ये V0/2 आएगा। लेकिन ये कितना आएगा हमें नहीं मालूम, हमने इसको V लिख दिया, V1 लिख दिया। ये वाला जो आएगा इसका भी नहीं मालूम, इसको भी हमने V2 लिख दिया, फाइन। इसकी भी अब रेस्ट से, अब यहाँ पे तो ज़ीरो था, यहाँ पे तो 0 मीटर पर सेकंड था, लेकिन वहाँ कितना है ये हमें मालूम नहीं। तो आफ्टर कोलिजन ये कहानी है।
अब अल्टीमेटली कैलकुलेशन कैसे करें? कैलकुलेशन करने के लिए आप सिंपल, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप V1 V2 के फॉर्मूले जो मैंने आपको पिछली बार डिराइव करवाए थे, जिसका आंसर था, मैं बताता हूँ आपको, जिसका आंसर था V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M2 E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें U1 और U2 क्या लोगे V1 निकालते टाइम? याद रखो प्लीज, जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो प्लीज ये बेटर है, आप यही लगाओ। मैं तो कहूँगा यही लगाओ। आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, या तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ जब भी लेकिन आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, या ये वाला फॉर्मूला लगाना है, या कहीं पे भी कुछ भी लगाना है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली वेलोसिटीज ही आपने लेनी है। ये वाली इनिशियल हो गई, ये वाली, और ये वाली फाइनल हो गई। बस उस परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को देखना तक नहीं है कहीं पे भी, चाहे फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट वाला, चाहे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, चाहे आप ई का फॉर्मूला लिखो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, कहीं पे भी आपने डायरेक्ट सिर्फ यही वाला आपने यूज़ करना है। आपने क्या कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बस ये डिफरेंस है टोटल का टोटल, किसमें आपके ओब्लीक कोलिजन में और आपके हेड ऑन कोलिजन में। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो आपको डिफ़िकल्ट लगना चाहिए, ठीक है। तो बस ये सिर्फ थोड़ा सा वेक्टर्स का ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा, कितना एंगल आएगा, क्या लेना है, वो थोड़ी प्रैक्टिस करो तभी आता है, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये जो भी काम कर रहे हो अपने हाथ से किया करो, तभी पता चलेगा इन सब बातों का। ई की वैल्यू मैंने शायद नहीं बताई आपको। यहाँ पे ई की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 ले लेनी है। ई की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। तो आप इसको करो जिस मर्जी, मैंने आपको बताया, आपने जिस मर्जी मेथड से करो। तो मैं अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूँ अगर, तो क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम, देखो मैं इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूँ सिस्टम का, आप समझना प्लीज़। m इंटू √3/2 V0, m इंटू √3/2 V0 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू MV1 प्लस MV2। ये बन गया आपका। m कैंसिल कर दो, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? आपकी बन गई इक्वेशन V1 प्लस V2 इक्वल टू √3/2 V0, √3/2 V0। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड इक्वेशन आप कहाँ से क्रिएट करोगे? चलो मैं आप अच्छे से कर देता हूँ आपको। क्या इक्वेशन आई थी आपकी इक्वेशन आई थी V1 प्लस V2 अपॉन √3/2 V0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन 1 इक्वल टू E इक्वल टू है ना, E इक्वल टू, सीधा मैं शॉर्टकट मारता हूँ, मैं लिखता हूँ V2 माइनस V1 इक्वल टू, E की वैल्यू 1 होने के कारण V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2 इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी वजह से ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम लिख देंगे इसको -V1 प्लस V2 इक्वल टू U1 माइनस U2। तो U1 माइनस U2 किसके बराबर है? √3/2। ये भी यही आएगा, U1 माइनस U2। ये लो भाई, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2V2 इक्वल टू √3V0, ठीक है, √3V0। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो V2 की वैल्यू आ गई आपकी, √3/2 V0, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली V2 की आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और V1 की वैल्यू आप ज़रा ध्यान दो, कितना अच्छे से करो इसको, ठीक है। 0 आएगी, आने दो, जो आती है वो आंसर लिखो। आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए ये वाली बॉल थी जो रेस्ट पे थी, वो रेस्ट वाली मूव करने लगी, वो अपनी वेलोसिटीज चेंज कर देंगी। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। तो जो आंसर आता है वो लिखते जाओ बस। V1 इक्वल टू क्या आ गया? 0। और V2 इक्वल टू क्या आ गया? √3/2 V0। तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, इसको अपने पास नोट करके रखो अच्छे से। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ओब्लीक कोलिजन का क्वेश्चन है। ये भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर बात करनी है आपने हमेशा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन सिर्फ ये दो डिफरेंसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं। एक तो दोनों इस बार रेस्ट पे नहीं है, उसकी भी वेलोसिटी और ई की वैल्यू जो है वो 1/3 है। जो ई की वैल्यू है वो 1/3 है। इसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है
कि इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे हम, कि क्या चलेगा। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा पहले भी, वही उसी तरीके से हमने इसको भी ऑपरेट करना है। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ या मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की दो इक्वेशंस बनाओ जो हमने यूज़ किया था वाइल ड्राइविंग द इक्वेशंस ऑल्सो। तो आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फिर हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से हर चीज़ देखो तो एंगल फिर से 30 डिग्री ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के रेडियस फिर से आर ही हैं। इन दोनों के रेडियस फिर से आर ही है। अगर आर की जगह दोनों का रेडियस कुछ अलग अलग होता तो फिर एंगल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल 30 डिग्री ही आएगा। एंगल 30 डिग्री आने की वजह से आप फिर से डायग्राम अच्छे से बनाओगे, बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगी जो पीछे आपने बनाई थी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की। देखो मैं बना देता हूँ, देखो ये आ गई डायग्राम, जल्दी से बनानी होती है। ये हमारे ये बन गई ट्राइंगल, एंगल 30 डिग्री नज़र आ गया, सब कुछ नज़र आ गया। एंगल 30 डिग्री याद रख लो अब, ठीक है। एंगल 30 डिग्री, इसमें भी एंगल 30 डिग्री ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 2r है और ये r है, ठीक है। फिर हम इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। आपको मालूम है एक 4 है और एक कितना है, तो 4 cos 30 हो गया, 4 cos 30 हो गया 2√3, तो 2√3 आएगा। और एक ये देखो, थोड़ा जल्दी करेंगे ना, अब ये आएगा 2√3 और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जो कितना आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे? 4 sin 30 1/2 होता है, तो इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड। फाइन। और ये दो वेलोसिटीज़ इसकी भी थी, इसकी भी एक वेलोसिटी आएगी इधर ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक वेलोसिटी आएगी इस तरफ, ठीक है। इस बार इसकी ये है 4 kg का ब्लॉक, नहीं ये 2 kg का है। ऊपर वाला 2 kg का ब्लॉक, नीचे वाला 4 kg का ब्लॉक है। फाइन। फिर मुझे क्या बताना है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर वाली साइन के कारण हाफ हो गया। और ये वाली वेलोसिटी आएगी आपकी, कितना था ये, 2 इंटू cos 30, तो √3 आएगी, ये √3 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटीज़ आ गई बिफोर कोलिजन। आप इसको एक ही लाइन पे भी दिखा सकते थे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो आपकी फिर उसके बाद फाइनल वाली अभी क्या करनी बना के, फाइनल वाली इधर ही बनेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज 1 और 2, इस 2 पे और इस 1 पे कोई असर नहीं होने वाला, ये हमें पता है। इसलिए हमने एक इसी बेसिस पे जल्दी कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सीख लिया पिछले न्यूमेरिकल में जो सीखना था, हमने लिखा 2 इंटू 2√3, ठीक है, माइनस क्यों, नीचे इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। आपकी मर्जी, आप ऊपर भी पॉजिटिव कर दो तब भी कोई चलेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2√3 माइनस 4 इंटू √3 इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। v1 v2 आर द फाइनल वेलोसिटीज। तो ये हमने यहाँ से निकाला। और आपको पता है कि इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग बनी, ये बन गई 2v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 0। बाई चांस आया इक्वल टू 0, हर बार नहीं आएगा। इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, किसको, मोमेंटम को कंजर्व करके। और दूसरी इक्वेशन किसको यूज़ करके बनेगी, डायरेक्ट फार्मूला लगाने वाले जिनको डायरेक्ट फार्मूला पसंद है वो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी इक्वेशन किसकी, ई की इक्वेशन क्या, 1/3, ठीक है। क्या बनेगी 1/3, मैं बताता हूँ आपको। 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो यहाँ से लिखो u1 कितना, 2√3, ठीक है, u1, और u2 कितना, माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा वो, माइनस फार्मूले का और माइनस इसका खुद का, ये बन गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। जब ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, खुद करोगे आप, मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा, इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट v1 इक्वल टू, v1 की वैल्यू आएगी आपकी -2 अपॉन √3, v1 इक्वल टू आएगा -2 अपॉन √3, और v2 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड अच्छे से लिख लो थोड़ा, ठीक है। तो ये सब आपने अच्छे से नोट कर। तो अल्टीमेटली अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो कि भाई हुआ क्या कोलिजन के बाद,
तो मैं उसको ऐसे दिखा दूंगा, देखो ये आपका आ गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और इसी के लॉन्ग आपने वेलोसिटीज़ दिखाई कि आफ्टर कोलिजन, ये मैं आफ्टर कोलिजन की डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा। v1 कितना आया, माइनस, माइनस मतलब ऊपर की तरफ, माइनस मतलब ऊपर की तरफ, ये ले भाई, ये आ गया तुम्हारा इतना। जो ये है ये चेंज हुआ ही नहीं, इस वाले कंपोनेंट को कहीं हमने यूज़ ही नहीं किया। आप बार बार देखो, पिछली बार भी मैंने आपको ये वाला भी नहीं यूज़ होना इधर, ठीक है। उसका आंसर पॉजिटिव आया है, इसलिए वो तो इधर जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन मुड़ गई दोनों की, दोनों चेंज होगी डायरेक्शन। तो ये कितना आ गया, -2/√3 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना आ गया, 1 नहीं, ये कितना था, 2, ठीक है। और ये है 1, और ये है वैल्यू 1/√3, ठीक है। ये सब आ गया। अगर कोई आपको पूछे कि भाई बताओ आप अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड कितना है, तो √ऑफ इसका स्क्वायर, कंपोनेंट जब आपको पता हो तो आपको स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड, ये V1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, पूरा जो लास्ट में हमने V1 निकाला, इसकी इक्वल टू √ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस क्या, प्लस 4/3 इसका स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। इसी तरह से V2 का भी निकालो, ऐसे जैसे ये निकाला, ठीक है। कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, आपको आना चाहिए। एंगल कोई पूछ ले वो भी आना चाहिए, वो तो वेक्टर आने चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। देखो स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस करने वाले हैं, इलास्टिक कोलिजन का, यानी E = 1। देखो इलास्टिक कोलिजन के दो फार्मूले बन जाते हैं। कहाँ से आए ये दोनों फार्मूले जो मैंने लिखे हैं, जो आपको डिराइव करवाए थे वहाँ पे मैंने ई की टर्म्स में लिखा था। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, E = 1 हो गया। आप थोड़ा सा उनको चेंज करोगे, फॉर्मूला को करके देखो आप प्लीज़, ठीक है, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। हो सकता है पेपर में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन आए, तो आपने वहीं तक डेरिवेशन करनी है, उसके बाद लिख देना E = 1 के लिए वी विल गेट दीज फार्मूलाज। इनको याद कर लो, बड़ा सिंपल है। V1 का फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो जस्ट V2 के फॉर्मूले में पता क्या करना है आपने, M2 की जगह M1, 1 की जगह 2 लिखना है और 2 की जगह 1 लिखना है, बस। डिनोमिनेटर में तो फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की जगह 1 लिखो या 1 की जगह 2 लिखो, लेकिन आप देख लो जहां 1 है वहां 2 लिख दिया, जहां 2 है वहां 1 लिख दिया, और कोई चेंज नहीं है। इसलिए एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ये नहीं करना था स्पेशल केसेस में हमने। इलास्टिक कोलिजन के ये फॉर्मूले बन गए, इसके बेसिस पे फिर एक क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, कुछ चीज़ें हमने याद रख लेनी है। तीन मैं आपको बताने वाला हूं कुछ स्पेशल केसेस। उसमें से फर्स्ट स्पेशल केस है आपका, पहला स्पेशल केस है, देखना, when M1 = M2। प्लीज़ याद रख लो, ये बड़े काम की चीज़ें हैं, इनको याद ही रख लेना, इससे ना कुछ शॉर्टकट बन जाते हैं क्वेश्चंस के। M1 और M2 जब बराबर हों, व्हाट विल हैपन, बट दिस इज ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन, ध्यान रखना हो। जब M1 और M2 बराबर हो तो व्हाट हैपन्स, जो आपकी वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है V1 = U2 और V2 = U1 आता है, अगर मासेस बराबर हो और इलास्टिक कोलिजन हो। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत, आप बोलोगे कैसे आया ये, कर भाई सब्स्टिट्यूट ऊपर, M1 और M2 की बराबर वैल्यू डाल दे। जब बराबर वैल्यू डालेगा ये तो गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, होगा नहीं। तो यहाँ पे जब M1 और M2 बराबर डालेगा तो यहाँ से V1 = U2 आना, ये भी कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, ये भी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, ये 1 हो गया। तो V1 = खुद करो, आपको जो मैं लिख के दूंगा बस ये रिजल्ट अगर आपको याद रह जाए तो नथिंग लाइक दैट, रिजल्ट अगर आपको याद रह जाए तो, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं, फॉर्मूले याद रहने चाहिए, रिजल्ट इसके स्पेशल केसेस अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख के रखो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस है आपका व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट। जब एक रेस्ट पे होगी बॉडी तो क्या हो गया बताओ। अगर मान लो सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, तो सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये गायब हो जाएगा। व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये गायब हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया। तो फॉर्मूला सिर्फ इतना सा रह गया, ये खुद ट्राई करना है, ये आपको खुद। जबकि एक बॉडी रेस्ट पे है तो ये फॉर्मूला बन गया V1 इलास्टिक कोलिजन, नहीं भूलना, ई है ही नहीं यहाँ, E1 है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि मतलब क्या होगा, और अगर क्या हो और मासिस भी बराबर हों, वन बॉडी इज एट रेस्ट एंड मासिस आर इक्वल, तो मासिस जब इक्वल होते हैं तो एक्सचेंज हो जाती है। जो कोलिजन के बाद जो बॉडी रेस्ट पे है, ध्यान से सुनना, जो बॉडी रेस्ट पे है वो चलना शुरू हो जाएगी, कितनी स्पीड से, उसकी स्पीड से। एक 10 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, 10 kg का ब्लॉक और दूसरा भी 10 kg का, तो एक 10 kg की स्पीड से आ रहा है, दूसरा रेस्ट पे बैठा है। तो 10 की स्पीड से जो आ रहा है, 10 की स्पीड से जो आ रहा है वो रेस्ट वाले को जब हिट करेगा तो रेस्ट वाला जो है वो उतनी वेलोसिटी से चल पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से उसी डायरेक्शन में, और जो 10 मीटर से चल रहा था वो जीरो हो जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है, एक बॉडी रेस्ट पे है और मासिस इक्वल हैं, तब जाके ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्या आया, व्हेन, ये तो सिंपल वही केस बन गया पहले वाला, क्या कि मासिस जब इक्वल होते हैं तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, तो एक ही बात हुई।
तो रेस्ट वाला अगर एक की वेलोसिटी 0 थी, एक की 10 थी, तो 10 वाले की 0 और 0 वाले की 10 हो जाएगी। इसमें मैं बताने लायक कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन रेस्ट का ही एक और केस है, क्या, इसका सेकेंड पार्ट, व्हेन वेलोसिटी इज एट व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, और क्या हो रहा है, M2 जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, M1 से। मतलब जो रेस्ट पे है ना बॉडी, जो बॉडी आपकी रेस्ट पे है वो क्या है, वो बहुत बड़ी है किससे, जो चल रही है। मतलब एक ट्रेन है तो एक साइकिल है, तो जो रेस्ट पे है वो कौन है, जो रेस्ट पे है वो ट्रेन है, और साइकिल वाला आया उसको ज़ोर से हिट किया तो होगा क्या, उस ट्रेन को तो कुछ होना नहीं, तो इसलिए जो V2 है वो ज़ीरो रहेगा। कॉमन सेंस लगाओ, जब मैंने लिख दिया M2 बहुत बड़ा है किससे, M1 से, तो M2 बहुत बड़ा है M1 से, आपने क्या करना है, सिंपल बात कि M2, ये जितनी ऊपर इक्वेशन जो ये आपकी ये वाली बची है ना, ये दो ही टर्म्स बची हैं, V1 में एक टर्म बची है, V2 में भी एक टर्म बची है, तो उसमें आपने M2 को रखो और M1 को गायब कर दो। तो जैसे ही किसको रखोगे, M2 को रखोगे और M1 को गायब कर दोगे, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और जो ये वाला है इसके अंदर क्या आ गया, मैं बताता हूँ आपको, आप देख लो, V1 इक्वल टू माइनस U1 हो जाएगा। मतलब वो जितनी वेलोसिटी के साथ आया था उतनी ही वेलोसिटी उसकी रहेगी, लेकिन क्या, जितनी वेलोसिटी से आया था उतनी वेलोसिटी रहेगी, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब अगर ट्रेन और कार ले लो आप, तो ट्रेन वाला खड़ा है और कार वाला आया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है तो। और मैसिव है, मैसिव कहते हैं इसको, M2 बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको कुछ असर होने ही नहीं वाला उसका। अब कह रहा है भाई जो चल के आ रहा है ना वो बहुत बड़ा, ट्रेन बहुत बड़ी है जैसे, तो M1 बहुत बड़ा है किससे, M2 से, ठीक है। तो मतलब ट्रेन चल के आ रही है और जो रेस्ट पे बॉडी M2, यहाँ 2 हमने रेस्ट पे माना हुआ है, ये रेस्ट के 3 केसेस पढ़े हमने। तो अब जो बॉडी रेस्ट पे है, 2 इज एट रेस्ट, 2 वाली जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो 2 वाली जो रेस्ट पे है, तो जो हल्की ब्लॉक है, जैसे साइकिल खड़ा है बेचारा और ट्रेन आके, या कार खड़ी है और ट्रेन ने उसको मार दिया, तो होगा क्या, होगा क्या, आप इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मैंने बताया M1 रहने दो, M2 को गायब कर दो, बट यू विल सी कि V1 जो है वो U1 के बराबर होगा। मतलब कि जो बड़ी ब्लॉक है ट्रेन वाली वेलोसिटी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा वाला है V2 जो रेस्ट पे था वो डबल स्पीड से चल पड़ेगा, ये ध्यान दो आप। लेकिन कोई इसमें रट्टा नहीं है, आप जस्ट वैल्यूज़ डालो तो आपको इसका फील अपने आप आ जाएगा। आप जैसे ही वैल्यूज़ डालोगे अपने आप, जब आपको लिखा जाए कि M1 बहुत बड़ा है M2 से, तो आपने क्या करना होता है, ऊपर वाली इक्वेशंस में आपने M1 को वहीं रहने देना है, M1 को वहीं, M2 को ज़ीरो कर देना है हर जगह, M2 को ज़ीरो कर देना है M1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अपने आप आपके आंसर्स आ जाएंगे, यही रिजल्ट आएंगे जो मैंने लिखे हैं। तो ये थे इसके स्पेशल केसेस, इसको अच्छे से अपने पास नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू वेरी मच।